आज हम राजस्थान में मुस्लिम आक्रमणों का प्रतिरोध इसको विस्तार से समझेंगे कि राजस्थान में मुस्लिम आक्रमणों का प्रतिरोध किस प्रकार से हुआ, यहाँ के राजाओं ने किस प्रकार से मुस्लिम आक्रमणकारियों का सामना किया। जैसा कि हमने पूर्व में भी जाना कि भारत में अरबों और तुर्कों के जो आक्रमण हुए, जिसमें महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, तो उस समय भारत की राजनीतिक दशा अस्त व्यस्त थी। राजा आपस में ही ईर्ष्या द्वेष निजी स्वार्थ के कारण लड़ रहे थे, जिससे कि धीरे धीरे उन आक्रांताओं के हौसले बढ़ते गए और उन्होंने धीरे धीरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लूटपाट करते हुए अपना प्रभुत्व स्थापित किया, जिसके कारण लंबे समय के बाद भारत में सल्तनत काल देखने को मिलता है कि किस प्रकार से मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना यहाँ एक शासक के रूप में नियुक्त करके वापस लौट जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद किस प्रकार से शासन यहाँ पर सुल्तान अपने चलाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इल्तुतमिश, रजिया, बलबन जो कि गुलाम वंश जो काफ़ी समय तक शासन करते हैं। इसके बाद खिलजी वंश देखने को मिलता है भारत में, और खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी का शासन। इसके बाद हम देखते हैं तुगलक वंश, तो मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और सैयद वंश और लोधी वंश। तो इन भारत में सल्तनत काल का कारण ये रहा कि जो भारतीय राजपूत राजा जो थे वो आपसी ईर्ष्या द्वेष के कारण सदैव एक दूसरे से झगड़ते रहे, और आपसी झगड़े के कारण उनकी स्थिति कमजोर होती गई। और बाद में यह भी देखने को मिलता है कि बाद में सल्तनत काल के बाद मुगल अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। तो आज हम देखेंगे कि राजस्थान में मुस्लिम आक्रमण का प्रतिरोध किस प्रकार से हुआ। पहले हम समझेंगे पृष्ठभूमि, इसके बाद रणथंभौर और दिल्ली सल्तनत, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके बाद भट्ट का उदय, हमीरदेव चौहान और हमीरदेव की दिग्विजय नीति, हमीरदेव और दिल्ली सल्तनत। तो इनके बीच के पारस्परिक संबंधों और उन स्थितियों को समझेंगे जिसके कारण इनके बीच में लंबा संघर्ष चला, और जिससे कि भारतीय राजाओं को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, और उन्हें जो मुस्लिम आक्रमणकारियों को दबाने में जो नीति अपनानी चाहिए थी वो नहीं अपना पाए, और अपनी सैनिक अकुशलता के कारण उन्हें ऐसा स्थिति का सामना करना पड़ा। तो पृष्ठभूमि में देखेंगे, तबकात नासरी के अनुसार 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गजनी का गवर्नर नियुक्त किया गया। इसके 2 वर्ष बाद उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। 1186 ईस्वी में पंजाब को भी उसने अधिकृत किया, यानी अपने क्षेत्र में उसको ले लिया। पृथ्वीराज तृतीय को 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में गौरी ने पराजित किया। जैसा कि हमने पूर्व में देखा, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी होता है और पृथ्वीराज तृतीय का अंत होता है। तो ये एक तरह से बहुत ही निर्णायक युद्ध था, जिससे कि राजस्थान के राजपूत राजाओं में ऐसा कोई राजा नहीं बच पाया था जो इतनी विरोध के इतनी शक्ति के साथ मुस्लिम आक्रमणकारियों का दमन कर सकता, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय के पतन के साथ ही मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए एक तरह से बहुत बड़ा द्वार राजस्थान में यानी हिंदुस्तान में खुल गया था। और गौरी जब वापस लौटा तो अपने अधिकृत क्षेत्रों की सुरक्षा का दायित्व अपने सेनानायक कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप गया। और गौरी के लौटते ही फिर से दोबारा से आपसी झगड़े शुरू। तो पृथ्वीराज के
उसके भाई हरिराज ने विद्रोह करके अपने भतीजे को खदेड़ दिया। ऐबक ने विद्रोह का दमन कर दिया स्थिति को देखते हुए और पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज को गद्दी पर बैठाया। तो यहाँ स्थिति यही रही कि जैसे ही मतलब आपसी ग्रह कलेश ने भी स्थिति को कमजोर बनाए रखा। आपसी मतलब सामंजस्य का अभाव देखने को मिलता है राजपूत राजाओं में। कुतुबुद्दीन गोविंद राज को गद्दी बैठाया। इसके बाद कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खिलजी के समय राजपूतों से लंबे समय तक संघर्ष चला, जिसका परिणाम निकला कि राजपूत राजाओं की शक्ति काफी कमजोर हो गई थी लड़ते हुए, क्योंकि उनके आपसी जो उनके शत्रु थे वो जाकर मुस्लिम आक्रमणकारियों से मिल जाते थे, जिससे कि इनकी शक्ति धीरे धीरे इनका ह्रास होता गया। और इसका लंबे अगर परिणाम देखें तो मुगल वंश की स्थापना इसका ही परिणाम देखने को मिलता है। जैसे कि बाबर के साथ राणा सांगा का युद्ध इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार से राणा सांगा खानवा के मैदान में पराजित होता है और उसके बाद एक बहुत बड़ी सफलता बाबर को मिलती है। जैसे कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करके सफलता प्राप्त हुई थी। ये दोनों युद्ध, खानवा का युद्ध और तराइन के युद्ध, ये दोनों ही ऐसे निर्णायक बिंदु साबित हुए जो भारतीय इतिहास में अपना विशेष महत्व रखते हैं। इसके बाद रणथंभौर और दिल्ली सल्तनत। रणथंभौर और दिल्ली सल्तनत, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानेंगे। रणथंभौर जयपुर से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। यहाँ का दुर्ग पथरीले पठार पर, जो कि समुद्र की सतह से 1578 फुट की ऊंचाई पर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज से अजमेर लेकर, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो सेना नायक किसका? मोहम्मद गौरी का। तो उसने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज से अजमेर लेकर उसे रणथंभौर का छोटा सा राज्य प्रदान किया गया। गोविंद राज ने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि उसको वो कृपा पात्र एक तरह से, तो उसे उनकी बात माननी किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी बल्लन देव ने भी प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत के प्रति स्वामी भक्ति प्रदर्शित की। तो गोविंद राज के बाद कौन शासक बना? बल्लन देव। तो बल्लन देव पहले तो दिल्ली सल्तनत के प्रति वफादार बना रहा, लेकिन बाद में उसने अपना राज्य विस्तार करना प्रारंभ कर दिया और एक तरह से प्रतिरोध किया। तो जिससे क्या हुआ कि बल्लन देव के व्यवहार में अंतर आ गया, तो जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने 1226 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश को उसके विरुद्ध अभियान करना पड़ा। हाँ, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने 1226 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश को विस्तार, किंतु बाद में बल्लन देव के व्यवहार में अंतर आता गया, जिसके कारण जो सुल्तान इल्तुतमिश को उसके विरुद्ध अभियान कार्य छेड़ना पड़ा। और बल्लन देव जो था कि संघर्ष मतलब युद्ध में सामना नहीं कर पाया, लेकिन बाद में वह क्या है, जंगल में भाग जाता है, जिसके बाद उसकी पराजय होती है और सुल्तान जो है वो दिल्ली वापस लौट जाता है। इसके बाद जैसे बाघ भटका उदय, हमीर महाकाव्य के अनुसार बल्लन देव के बाद प्रहलाद तथा वीर नारायण रणथंभौर के चौहानों के राजा बने। तो हमीर महाकाव्य के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि बल्लन देव के बाद प्रहलाद तथा वीर नारायण रणथंभौर के चौहानों के राजा बने। वीर नारायण के बाद बाघ भट्ट चौहानों की गद्दी पर बैठा। वह एक वीर सैनिक, पराक्रमी सेनानायक तथा निपुण राजनीतिज्ञ था। कौन? वीर नारायण। तो इस समय दिल्ली सल्तनत राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रही थी।
तो हमीर महाकाल के अनुसार बलबन देव के बाद तथा पहला तथा वीर नारायण रणथंभौर के चौहानों के राजा बने। और वीर नारायण के बाद बागभट्ट चौहान गद्दी पर बैठा। वह वीर सैनिक, पराक्रमी सेनानायक तथा निपुण राजनीतिक था। कौन? बागभट्ट। इल्तुतमिश की मृत्यु जब हो गई तो उस समय इल्तुतमिश की जो पुत्री रजिया और उसके जो दो पुत्र वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह और माँ उसकी रजिया की माँ शाह तुर्कान, जो कि काफ़ी क्रूर किस्म की थी। तो इल्तुतमिश की यही इच्छा थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी पुत्री रजिया को उसका गद्दी पर बिठाया जाए, सुल्तान की गद्दी पर। लेकिन जो तुर्क अमीर थे उन्होंने इल्तुतमिश की इच्छा के विरुद्ध रजिया को न सुल्तान पद पर बिठाकर बल्कि उसके बड़े पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बिठा दिया। तो वह काफ़ी भोगविलासी था और शासन संचालन करने की योग्यता उसके अंदर नहीं थी, और जिससे कि तुर्क अमीर भी परेशान हो गए थे। तो तुर्क अमीरों ने बाद में यह निर्णय लिया कि रजिया को ही गद्दी प्रदान की जाए और रजिया को शासिका बना दिया था। लेकिन वह तुर्क अमीरों के व्यवहार से परेशान रही और उनका दमन करने में उसका पूरा शासन चला गया। बाद में बैराम शाह जो वह शासक बनता है और 1246 ईस्वी में नासरुद्दीन को सुल्तान बनाया जाता है। मतलब बैराम शाह के बाद 1246 ईस्वी में नासरुद्दीन को सुल्तान बनाया गया। नासरुद्दीन के बाद 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और बागभट्ट ने विभिन्न सुल्तानों से डटकर मुकाबला किया। अब इस समय जो गुलाम और जो सुल्तान जो देखने को मिलते हैं उसमें सभी से बागभट्ट का मुकाबला चलता रहा और वह संघर्ष करता रहा और कुछ उसे असफलता भी हाथ लगी। लेकिन उसने अपने सैनिक बल के आधार पर दिल्ली सल्तनत से मुकाबला किया। इसके बाद हमीर देव चौहान, तो बागभट्ट के बाद जय सिंह रणथंभौर का शासक बना। उसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है, मतलब जो साक्ष्य हैं उनका अभाव है। उसने अपने जीवन काल में ही अपने सबसे छोटे पुत्र हमीर देव को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। मतलब जो उसका हमीर देव को अपना क्या उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था अपने जीवन काल में। जय सिंह के बाद हमीर देव रणथंभौर का शासक बना। तो बागभट्ट के बाद जय सिंह और जय सिंह के बाद कौन? हमीर देव राजा बनते हैं। रणथंभौर के चौहान शासकों में अंतिम परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हमीर देव माने जाते हैं। मुस्लिम इतिहासकारों अमीर खुसरो तथा जियाउद्दीन बर्नी की रचनाओं के अलावा नयनचंद सूरी के हमीर महाकाव्य, चंद्रशेखर के सुरजन चरित्र और बाद में लिखे गए हिंदी ग्रंथों में जोधराकृत हमीर रासो तथा चंद्रशेखर के हमीर हट में हमीर की शूरवीरता पर विजयों का उल्लेख मिलता है। मतलब अगर प्रमाणिक रूप में देखें तो ये ग्रंथ ये बताते हैं कि हमीर देव बहुत ही कुशल, दूरदर्शी और एक योग्य शासक थे। इसका प्रमाण हमें मुस्लिम इतिहासकार खुसरो और अभी जियाउद्दीन बर्नी, इसके अतिरिक्त नयनचंद सूरी के हमीर महाकाव्य और चंद्रशेखर के सुरजन चरित्र और इसके बाद जोधराकृत हमीर रासो तथा चंद्रशेखर के हमीर हट में हमें हमीर की शूरवीरता की एवं विजयों का वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद हमीर देव की दिग्विजय नीति। हमीर देव ने सदैव अपने राज्य साम्राज्य विस्तार का प्रयास किया और समय समय पर विभिन्न विजयों में सफलता भी प्राप्त की। और उसकी विजयों में हम देखते हैं कि जैसे कि भीमरथ के राजा अर्जुन को पराजित करना उसका, दूसरा है इसके बाद मानवगढ़ से उसने भेंट की वसूली भी की। उसने परमार शासक भोज को भी पराजित किया था। तो ये भोज को पराजित करना एक उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि हमीर देव ने अपने जीवन में जब वो शासक बना तो उसने 17 युद्ध लड़े, जिसमें उसे 16 युद्धों में सफलता प्राप्त हुई थी और 17वें युद्ध में वह
खिलजी से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो यह हमीर की दिग्विजय में उसकी बहुत बड़ी सफलता हमें देखने को मिलती है कि 17 युद्ध में वो 16 युद्ध जीतता है और एक युद्ध में वो स्वयं वीरगति को प्राप्त होता है। हमीर और दिल्ली सल्तनत, हमीर और दिल्ली सल्तनत में देखो, बलबन की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बुकरन खां के युवा पुत्र कैकूबाद को दिल्ली के सिंहासन पर बिठाया जाता है। लेकिन कैकूबाद जो था वो भोग विलासी था, उसके वो अत्यधिक मदिरापान का सेवन करता था, जिसके कारण वह शासन संचालन में नहीं कर सका। तो बाद में क्या हुआ कि तुर्क सरदारों ने क्या किया, उसके अल्पवयस्क पुत्र क्यूमर्स को गद्दी पर बिठा दिया। इसके बाद षड्यंत्रों का दौर शुरू होता है, मतलब षड्यंत्र रचे जाते हैं, जिसमें बाद में ये देखने मिलता है कि अंत में इलवारी तुर्कों का पतन हो जाता है। इलवारी 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का क्या बन जाता है, मालिक यानी सुल्तान बनता है। खुसरो के अनुसार 1291 ईस्वी में सुल्तान जलालुद्दीन ने विशाल सेना लेकर रणथंभौर की ओर कूच किया। तो उस समय जब कूच किया तो इसमें हमीर ने भी ये प्रयास किया, अपने कुछ 500 घुड़सवारों को भेजकर पता लगाया कि देख के आओ कि क्या मतलब कार्रवाई चल रही है, जलालुद्दीन खिलजी जो है वो किस तरफ अपना मतलब अभियान चला रहा है। तो जलालुद्दीन जो था वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। तो रास्ते में मुठभेड़ हो जाती है, जिसमें 70 के करीब घुड़सवार मारे जाते हैं और सुल्तान अपनी सफलताओं को देखते हुए और अधिक अभियान चलाने का प्रयास मतलब अपने सैनिकों को भेजता है, जिसमें वह जो एक क्षेत्र है यहाँ पर पुनर्धिकार कर लिया। हमीर ने झाई नामक स्थान पर उसने अधिकार स्थापित कर लिया और 1296 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी। अब इसमें क्या था कि चाचा और भतीजे इसमें आपसी का मनमुटाव, और जब अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या धोखे से कर देता है और स्वयं सुल्तान बन बैठता है, तो उस समय हमीर को तो काफ़ी राहत प्राप्त हुई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी अपने जलालुद्दीन खिलजी से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होता है हमीर के लिए। और उनके बीच में पहले तो वार्तालाप का दौर चलता है, लेकिन संघर्ष की स्थिति बाद में बन जाती है। 11 जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर अलाउद्दीन आक्रमण करता है, जिसमें उसको सफलता प्राप्त होती है और जिसमें हमीर देव को काफ़ी सैनिक नुकसान उठाना पड़ता है और उसके बहुत सारे सैनिक मार जाते हैं और किले पर भी जो क्या अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है, जिसमें हमीर महाकाव्य के अनुसार जब युद्ध में सफलता न मिलती देव, तो हमीर देव ने अपने शीश को अपने हाथों से काटकर भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दिया था। ऐसा हमीर मतलब काव्य से मतलब महाकाव्य से पता चलता है। तो आज हमने इस वीडियो में हमीर देव, बाघभट्ट और ऐतिहासिक रणथंभौर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जाना और किस प्रकार से विदेशी आक्रांताओं ने और सल्तनत काल में किस प्रकार से राजस्थान के राजपूत राजाओं ने संघर्ष किया, लेकिन आपसी गुटबंदियाँ और अपनी गृह नीति व सैनिक अकुशलता दूरदर्शिता के अभाव में वो सुल्तान से लुभा तो लेते रहे लेके सुल्तानों से, लेकिन उनको पूर्ण रूप से वे न तो पराजित कर पाए, न ही उनकी शक्ति का दमन कर पाए और संघर्ष चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे इस आपसी मतलब सुल्तानों के प्रति जो उनकी युद्ध नीति थी वो पूर्ण तरह से सफल न हो पाई और राजपूत शक्ति को नुकसान पहुंचता गया और जिससे कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनके मतलब साम्राज्य में विस्तार हुआ। इसका एक अलग पहलू ये भी देख सकते हैं कि भारत में उस समय बहुत सारी जो जनसंख्या, जो हिंदू जनसंख्या थी, जो उपेक्षा का शिकार थी, वो मुस्लिम आक्रमणकारियों की सफलता से उनके धर्म परिवर्तन काफ़ी बड़े पैमाने पर हुए। विशाल बड़े मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों का अपमान किया गया और
और ये धार्मिक अत्याचार भी उस समय बढ़ते गए। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है कि राजस्थान में मुस्लिम आक्रमण का प्रतिरोध हिंदू राजाओं ने तो किया, लेकिन वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए, और इसके लिए बाद में भी हम संघर्ष देखते रहते हैं। तो आप इस नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की घटनाओं को समझेंगे। आज बस इतना ही। ओके।